ओके सो कल जस्ट इंटर्नशिप के नाम पे पहला सेशन था जो अपन ने कंबाइन ही लिया था तीनों का, जावा, पाइथन और फ्रंट एंड का, जहाँ पे जस्ट अपन ने थोड़ा माइंडसेट के रिगार्डिंग बात की थी, मेंटेलिटी के रिगार्डिंग बात की थी, राइट, कि किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर फ्रेम होते हैं इसके रिगार्डिंग बात की थी, राइट। मुझे लगता है वो सेशन सुपर इंपॉर्टेंट था। अगर किसी ने मिस किया हो, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, आप उसको देख सकते हो, सो दैट am I audible guys who are attending online? Is it fine? Okay. So जस्ट हम बात कर रहे थे कि कल के सेशन जो हुआ था उसमें अपन ने माइंडसेट, मेंटालिटी और इंटरव्यू फ्रेमिंग के रिगार्डिंग बात की थी। तो अगेन अगर आपका सेशन मिस है कल का तो आप रिकॉर्डिंग उसकी देख सकते हैं, सो दैट आप फर्दर जितने भी सेशन आगे होने वाले हैं उसमें आप अच्छे माइंड फ्रेम के साथ उसको अटेंड कर सकते हो, राइट। चलो बात करते फिलहाल अपन कल इतना कंटेंट के रिगार्डिंग अपन ने बात की नहीं थी। कंटेंट अपन ने फ्रंट एंड का तो बिल्कुल स्टार्ट किया ही नहीं था, जस्ट अपन ने थोड़ा कंटेंट के नाम पे जावा और पाइथन को कंपेयर करवाया था कल के सेशन में। चलो इसका मतलब अपन डेडिकेटेड फ्रंट एंड का कंटेंट अपन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। सो नाउ क्या कुछ पहले डिस्कस करने वाले अपन फ्रंट एंड के नाम पे, पहले मैं आपको वो बताता हूँ एंड देन थोड़ी रिक्वायरमेंट अपन देखते हैं कि फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट क्या है, बैक एंड की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन सा काम है जो आप फ्रंट एंड से कर सकते हो, वो कौन सा काम है जो आप बैक एंड से कर सकते हो, राइट। थोड़ा पहले उस पर क्लैरिटी लेते हैं और उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं और चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम बात करें फ्रंट एंड की तो यहाँ पे अपन एक्चुअली चार चीजें कवर करने वाले, दैट इज एक टेक्नोलॉजी रहेगा आपका HTML, राइट, एंड देन एक रहेगा आपका CSS, we'll discuss JavaScript, right, and then we'll discuss the React, right. Okay, so ये चारों चीजें प्लस इसके अलावा ऑब्वियसली इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं। तो इसमें अपन प्रोजेक्ट की फॉर्म में डील करेंगे। जब अपना HTML और CSS चल रहा होगा अपन जस्ट HTML और CSS को लेके एक प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं। जब अपना जावास्क्रिप्ट खत्म होगा तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को लेके अपन एक प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं एंड देन जैसे अपना रिएक्ट खत्म होगा तो इन चारों को मिक्स करके अपन एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, राइट। सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि पहले इसमें कांसेप्ट किस तरीके से चलते हैं और उस कांसेप्ट का आप रियल टाइम में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, किस तरीके से चल सकती चीजें, राइट। सो उससे पहले अपन ये जानने की ट्राई करते हैं एक्चुअली कि क्या होता है फ्रंट एंड, क्या होता है बैक एंड, क्यों रिक्वायरमेंट है इन चीजों की, राइट, क्या कुछ अचीव कर सकते हो आप इनके थ्रू। तो पहले ये थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं और उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। तो जनरली आज के टाइम में आप ऐसा सुनते होंगे हमेशा, वेब एप्लीकेशन बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, वेबसाइट बनाना है, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? देखो जनरली दो तरीके की एप्लीकेशन होती है। एक एप्लीकेशन जिसको अपन बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, राइट, एक कैटेगरी होती है एप्लीकेशन की, दैट इज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, और दूसरी एक और कैटेगरी होती है एप्लीकेशन की, उसको अपन बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, राइट। अब पहले अपन इन दोनों को समझने की ट्राई करते हैं कि एक्चुअली आपके स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होती है और आपकी वेब एप्लीकेशन क्या होती है। देखो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होती है? ऐसी एप्लीकेशन एक्चुअली जिसको चलाने के लिए आपको उसका कोड चाहिए, आपके सिस्टम में उसका कोड होना चाहिए तभी आप उसको चला सकते हो। अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन है तो उसको आप क्या बोलोगे? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, राइट। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सपोज करो हर एक सिस्टम में कैलकुलेटर होता है, राइट। अगर आप देखोगे हर एक सिस्टम में आपके पास कैलकुलेटर होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं अगर इसको इस तरीके से ओपन करता हूं जैसे इसका कैलकुलेटर, तो यू विल सी जैसे यहाँ पे ये कैलकुलेटर ओपन हुआ, फाइन। तो आपको यहाँ पे एक चीज रियलाइज करने की रिक्वायरमेंट है कि ये जो भी कैलकुलेटर का कोड है एक्चुअली, ये जो भी कैलकुलेटर आया है यहाँ पे, इसका कोड मेरे इसी सिस्टम में अवेलेबल है। जब भी मैंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया होगा, एक्चुअली में ये OS जो भी मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके साथ ऑटोमेटिक इसके जो भी कैलकुलेटर है उसका भी कोड मेरे सिस्टम में आ गया, इसीलिए मैं इस एप्लीकेशन को चला सकता हूँ, फाइन। तो ये क्या हो गया एक्चुअली यहाँ पे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, मतलब जिसको चलाने के लिए उसका कोड आपके सिस्टम में होना चाहिए। पता है पहले जमाने में स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बहुत चलते थे एक्चुअली। उस टाइम आप क्या करते थे, आपके पास कोई क्लाइंट आता था मान लो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कि मेरे को ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप एज ए कंपनी उसका प्रोजेक्ट बनाते थे और प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसका कोड आप उस क्लाइंट को देते थे, और जब भी आप कोड क्लाइंट को दोगे, क्लाइंट अपने सिस्टम में वो कोड डालेगा और सिस्टम में कोड डालने के बाद उसको चला सकता है। अभी भी आपने देखा होगा कुछ शॉपकीपर्स जो यूज करते हैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर, जब वो कैलकुलेशन करने के लिए, बिल जनरेट करने के लिए, उसमें आपको पता कभी ऐसा होता है कि आप रिक्वेस्ट करोगे तो इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास एक
एक जो भी उनका एग्जीक्यूटिव होगा वो आएगा और उसके बाद आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल करके जाएगा और फिर आपके सिस्टम में वो चीज चलेगी, राइट। तो उसको बोलते हैं स्टैंडअलोन एप्लीकेशन, जो चलाने के लिए आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, कोड चाहिए। प्रॉब्लम इससे क्या है, प्रॉब्लम इससे एक जनरेट हुई कि ऑब्वियसली सबको कोड देना पड़ेगा पहली बार, और कोड देने से रिस्क रहता है ऑब्वियसली कि आपका पर्सनल जो कोड है वो दूसरों के पास भी जाएगा ही, अदरवाइज दूसरे आपके जो भी आपने एप्लीकेशन बनाया उसको क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि कोड देना तो चलो ठीक है, लेकिन कोड देने के बाद ऑब्वियसली सामने वाला इतना टेक्निकल नहीं है कि क्या डाउनलोड करना है क्या इंस्टॉल करना, उसको इतना पता नहीं चलने वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एग्जीक्यूटिव उसके पास भेजना पड़ेगा, वो एग्जीक्यूटिव उसके सिस्टम में डाउनलोड करेगा, उसके सिस्टम में वो कोड डालेगा, उसको कैसे चलाना है उसकी गाइडलाइन उसको देगा कि भाई ऐसे ऐसे चलाना है, तब जाके वो पर्सन उसको चला पाएगा, राइट। तो एग्जीक्यूटिव को भेजना, एग्जीक्यूटिव ये सारी चीज करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये बहुत बढ़ जाता है, राइट। तो ऑब्वियसली स्टैंडअलोन आज के टाइम पे लगभग कोई यूज नहीं करता, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया स्टैंडअलोन यूज करना, राइट। आज के टाइम पे जो टोटली ज्यादा 99% केस में जो यूज होता है वो क्या है, वेब एप्लीकेशन, क्योंकि इसको आप एक्चुअली ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन करने की रिक्वायरमेंट है, ना इसको चलाने के लिए कोई कोड चाहिए आपको, ऑटोमेटिक आप चला सकते हो। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स से आप बहुत सारी साइट चलाते होंगे, जैसे सपोज करो, मान लो आप अभी जाके अपने ब्राउजर में, जो भी आपके लैपटॉप का ब्राउजर है या सिस्टम का ब्राउजर है, उसमें जाके अगर आप टाइप करोगे codeplanet.co.in, राइट, सपोज फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिक ऑब्वियसली कोडप्लैनेट की साइट खुल जाएगी, राइट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपके सिस्टम में कोडप्लैनेट की वेबसाइट का कोड पड़ा है क्या, नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी आप उसको चला पा रहे हैं, राइट। आप जैसे अभी आप अगर इस तरीके से कर रहे हो google.com, राइट, अपने ब्राउजर में जाके google.com करो तो ऑब्वियसली गूगल का पेज खुल जाएगा। सवाल ये है कि आपके सिस्टम में गूगल का कोड पड़ा है, नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो, राइट। ऐसी एप्लीकेशन जिसका कोड एक्चुअल में आपके पास नहीं है लेकिन फिर भी आप एक्सेस कर पाते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन। तो आज के टाइम पे लगभग जितनी भी वेबसाइट है वो सब कौन सी कैटेगरी की है, वेब एप्लीकेशन है सारी की सारी, राइट, जहां पे आपको उसका कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना कोड के भी आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो जब बात अपन वेब एप्लीकेशन की करते हैं एक्चुअली, तो ऐसा नहीं है कि उसका कोड है ही नहीं, ऐसा नहीं है कि मान लो आपने आपके सिस्टम में आपने टाइप किया, सपोज करो आपके सिस्टम में आपने लेट्स से टाइप किया codeplanet.co.in, राइट। तो देखो एक चीज तो 100% फैक्ट मान के चलो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसका जो भी कोड है वो कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा, आपके सिस्टम में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली होगा ही सही, क्योंकि बिना कोड के तो कोई चीज चलती नहीं है। प्रोग्रामिंग में हर एक चीज का क्या होना चाहिए, कोड होना चाहिए। तो सवाल ये है कि इसका कोड कहां पे पड़ा है। तो जब भी बात अपन वेब एप्लीकेशन की करते हैं, मतलब आपको ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसको इंटरनेट के थ्रू कोई भी एक्सेस कर पाए, उसको कोड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके पास। अगर ऐसी एप्लीकेशन आपको डेवलप करनी है ना, तो आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एंड व्हाट इज दैट थिंग, सर्वर। तो नाम आपने बहुत बार सुना होगा कि क्या इस पे अपलोड कर दो, सर्वर पे अपलोड कर दो, वो कर दो, राइट। अब होता क्या सर्वर एक्चुअली, बहुत सिंपल है। देखो मैं बोल रहा हूं, जो आपके पास आपका लैपटॉप है ना, ये आपका सिस्टम है, वो भी सर्वर है। सर्वर को नई चीज नहीं होती एक्चुअली, आप अपने लैपटॉप को सर्वर बना सकते हो, अपने सिस्टम को क्या बना सकते हो, सर्वर बना सकते हो। खाली बस एक चीज आपको इंश्योर करनी पड़ेगी, पता है क्या, सर्वर मतलब वो 24 आवर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, फाइन। तो सर्वर पता क्या होता है, बेसिकली एक सिस्टम होता है जो 24/7 किससे कनेक्ट रहता है, इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। और जो भी इस codeplanet का जैसे जो कोड पड़ा है वो मान लो इस सर्वर पे पड़ा है, राइट। सर्वर मतलब एक्चुअल में क्या है, एक सिस्टम है, राइट। इस सिस्टम पे codeplanet.co.in का कोड पड़ा है। अब कोई भी इसको जब हिट करेगा तो सीधी रिक्वेस्ट जो भी आप करते हो वो कहां पे आएगी, इस सर्वर पे, और वो कोड कहां पे पड़ा है, इस सर्वर में पड़ा है। वो कोड चलेगा और वो कोड चलेगा तो आपको रिजल्ट दिखेगा। तो कोड चल रहा है एक्चुअली, लेकिन स्टैंडअलोन में क्या होता है, जो कोड है वो आपके सिस्टम में ही पड़ा होगा। वेब एप्लीकेशन में क्या होगा, जो कोड है वो किसी सिस्टम में पड़ा होगा, उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, सर्वर। वो सिस्टम 24/7 किससे कनेक्ट होगा, नेट से। उस सिस्टम को कोई भी एक्सेस कर सकता है, जो भी इस वाले पे हिट करेगा ऑटोमेटिक उसकी रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास आएगी और सर्वर इस कोड को चलाएगा, और कोड को चलाएगा तो जो भी उसका रिजल्ट है वो आपको दिखेगा। तो अभी फिलहाल मैं इतना डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आगे चल के ऑटोमेटिक आप समझने वाले हो सर्वर क्या होता है, कैसे अपने कोड को डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे, कैसे डोमेन नेम लेते हैं, राइट। ईच एंड एवरीथिंग विल डिस्कस, डोंट वरी। बट अभी फिलहाल अपना टॉपिक ये नहीं है, मैं आपको जस्ट स्टार्टिंग इससे करना चाहता था कि एक्चुअली में दो तरीके की एप्लीकेशन होती है। एक होता है आपका स्टैंडअलोन एप्लीकेशन
और एक होता है आपका कौन सा, वेब एप्लीकेशन, राइट। तो स्टैंड अलोन आज के टाइम पे कोई यूज करता नहीं, रीजन आपको पता, मैं बता चुका हूं, सारा का सारा कौन यूज करने, क्या यूज करने वाले, वेब एप्लीकेशन। अब जब आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है, फाइन, तो फिर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी दो चीजों की। एक तो आपके पास होना चाहिए, एक तो आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और एक आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, बैक एंड टेक्नोलॉजी की। देखो क्या होता फ्रंट एंड, क्या होता बैक एंड, मैं आपको बताता हूं, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, राइट। बैक एंड में ऑलरेडी आप जावा या पाइथन में से कुछ एक पढ़ रहे होंगे, अगर आप बैक एंड भी देख रहे हो तो आपको पता वो बैक एंड लैंग्वेज है। बैक एंड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, और इसमें अपन जो पढ़ेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, वो सारा किस पे बेस है, फ्रंट एंड पे, राइट। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है जब बात अपन वेब एप्लीकेशन की करते हैं, राइट। जैसे कोई सा भी मैं आपको खोल के दिखाता हूं एक एप्लीकेशन, और यू विल गोइंग टू नोटिस कि एक्चुअली क्या होता है वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या है ना। जस्ट ऑब्जर्व, जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर सपोज जैसे मैं अमेजन की वेबसाइट खोलता हूं, राइट, तो यहाँ पे जैसे जैसे मैंने टाइप किया amazon.in, लेट्स से इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने, फाइन। अब ऑब्जर्व करना, ये जो भी आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये सारा का सारा क्या है, फ्रंट एंड। ये कौन सी इमेज आ रही है देखो, और थोड़ी देर में ये इमेज दूसरी हो जाएगी, ये इमेज ये चेंज हो गई, यहाँ पे ये कौन सी आपको चीज दिख रही है, ये सब जो भी सामने आपको दिख रहा है वो सब किससे इंप्लीमेंटेड है, फ्रंट एंड से, राइट। बैकएंड क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप किसी पे क्लिक करोगे, फाइन, जैसे सपोज करो यहाँ पे ये साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो मैंने मान लो मैंने इस पे क्लिक किया कि मेरे को साइन इन करना है, अभी वो साइन इन पे क्लिक किया, एक और पेज खुला, ये आपको सामने दिख रहा है, तो ये भी क्या है आपका फ्रंट एंड। अब सपोज करो मान लो मैं यहाँ पे कुछ डालता हूँ, लेट्स से xyz@gmail.com व्हाटएवर, राइट, और मैं यहाँ पे जैसे ही वन सेकेंड, सपोज जैसे xyz@gmail.com कुछ भी मान लो मैंने डाला यहाँ पे, और जैसे मैं इस कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, पर क्या होने वाला एक्चुअली, अब जैसे आप इस कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको सामने तो खाली एक पेज दिख रहा है, लेकिन कंटिन्यू पे क्लिक करते ही एक्चुअली क्या होगा, आपके इस ईमेल आईडी पे एक या तो ओटीपी जाने वाला है, या फिर जो भी व्हाटएवर एक रजिस्टर करने का वो जो भी लिंक है वो जाने वाला है, और वहां से या फिर इवन अगर आप प्रॉपर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हो तो ये चेक होने वाला है कि वेदर आपका अकाउंट है या नहीं है। अगर आपका अकाउंट है तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, अकाउंट नहीं होगा तो आपको बोला जाएगा पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जस्ट आपने एक ईमेल आईडी डाला है, बैकग्राउंड में कितनी चेकिंग हो रही है, ये सारी चेकिंग एक्चुअली कहां से होती है, बैकएंड से, क्योंकि ये चेक करने के लिए कि वेदर इस ईमेल आईडी के करस्पॉन्डिंग कोई अकाउंट है या नहीं है, कैसे चेक करना पड़ेगा, सारा जो डेटा होता है वो किसमें होता है, डेटाबेस में। तो ऑब्वियसली यहां से रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस के पास, देखेंगे क्या डेटाबेस में इस नाम की कोई मेल आईडी है, इस नाम की मेल आईडी है तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग अकाउंट है। तो फिर आप जब पासवर्ड डालोगे चेक करेगा कि क्या ये वही पासवर्ड है जो पहले से यूजर ने डाल रखा है, अगर वही है तो आपको लॉगिन कर देगा, अगर नहीं है तो आपको एरर पेज पे ले जाएगा। तो ये देखो यहाँ से रिक्वेस्ट सीधा डेटाबेस पे जा रही है, सारा डेटा चेक हो रहा है, ये सब कौन सा प्रोसीजर है, बैकएंड। तो जो चीज आपको सामने दिखती है दैट इज व्हाट, फ्रंट एंड एक्चुअली, और जो उसको करने के पीछे, उसको लाने के पीछे जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलती है वो किससे इंप्लीमेंट होता है, बैकएंड से इंप्लीमेंट होता है, राइट। तो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों का रोल है अगर हम बात करते हैं किसकी, वेब एप्लीकेशन की, क्योंकि सामने दिखने वाला भी चाहिएगा अपने को, अदरवाइज आपको क्या पता क्या करना है, राइट। तो सामने दिखने वाला चाहिएगा, वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, फ्रंट एंड से, और जो बैकग्राउंड की प्रोसेस होगी वो किससे कर सकते हो आप, बैकएंड से, राइट। तो जैसे जैसे अपन इन्वॉल्व होंगे चीजों में आप ज्यादा अच्छे से फील कर पाओगे क्या होता है फ्रंट एंड क्या होता है बैकएंड। लेकिन पहले मैं थोड़ा जनरल आपको आइडिया दे रहा हूं ताकि जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है कि फ्रंट एंड से क्या कर सकते हो, बैकएंड से क्या कर सकते हो, वो आप देख सकते हो। जनरली देखो आज के ट्रेंड में क्या होता है ना, आजकल का ट्रेंड ऐसा होता है, देखो पहले आपने फ्रंट एंड बना लिया, आपने बैकएंड बना लिया, फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा प्रोजेक्ट चलेगा जिसमें फ्रंट एंड भी और जिसमें बैकएंड भी है। तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, आजकल जो चल रहा है वो कौन सा एरा चल रहा है, एपीआई। आप क्या करोगे, बैकएंड में एपीआई बनाओगे, आप फ्रंट एंड से उस एपीआई को क्या करवाओगे, हिट करवाओगे, और वो जो भी रिजल्ट लाके आपको देगा आप फ्रंट एंड पे उसको दिखा दोगे, राइट। तो ये क्या होता है, एपीआई वाला भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये सब डिस्कस करेंगे अपन, लेकिन फिलहाल मैंने जस्ट आपको ऊपर ऊपर से एक आइडिया दिया है कि क्या होता है, रफ आइडिया फ्रंट एंड के बारे में, बैक एंड के बारे में, राइट। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक आपको आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, राइट। अब रेस्टोरेंट में जाके आपने मान लो ऑर्डर किया कि सपोज यू वांट पिज्जा, राइट, सपोज आपने पिज्जा ऑर्डर किया, अब ऑब्वियसली आपको ऑर्डर लेके वेटर जाने वाला है, राइट। अब यहाँ पे ऑब्वियसली रेस्टोरेंट के पास क्या होगा, किचन होगा, राइट। किचन में आपका ऑर्डर गया,
वो ये पूरा सब कुछ प्रिपेयर करने वाला है, राइट? जो भी मटेरियल लगते हैं वो मटेरियल इसमें डालने वाला और उसके अकॉर्डिंग पिज्जा प्रिपेयर करने वाला, राइट? आपके पास वापस वेटर क्या लेके आएगा? वो पिज्जा लेके आएगा जो आपने ऑर्डर किया है। आपको क्या दिखेगा? जस्ट वो एज इट इज उस फॉर्मेट में दिखेगा कि इसमें स्लाइसेस है ऑल, राइट? बट बैकग्राउंड में वो बना कैसे वो आपको नहीं पता। आपको सामने जस्ट क्या दिख रहा है? जो वो लेके आ रहा है वो दिख रहा है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है दैट इज व्हाट फ्रंट एंड। लेकिन ये सीधा तो आया नहीं होगा, कुछ तो हुआ ही होगा पीछे, तभी जाके वो इस तरीके से बना और इस शेप में आपके पास आया है। तो वो जो भी पीछे से हुआ है किचन के अंदर वो आपका पूरा क्या एक तरीके से बैक एंड। तो आप इसको एग्जांपल से रिलेट करना है तो आप किचन को बैक एंड मान लो और जो भी चीजें आपके पास जो ऑर्डर आपके टेबल पे आ रहा है वो आपके लिए क्या है? फ्रंट एंड में, राइट? लेकिन वो ऑर्डर बना कैसे, उसके पीछे प्रोसेस क्या है, वो सारा किसने टैकल किया? किचन ने। मतलब एज क्या हो गया? वो बैक एंड हो गया। तो विल क्लब द थिंग्स कि कैसे होता है ऑल। चलो फिलहाल अपन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो जब बात करते हैं अपन वेब एप्लीकेशन की, राइट? पहले दो चीजों के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है, स्टैंडअलोन क्या होती है और वेब एप्लीकेशन क्या होती है। अब थोड़ा अपन बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की। जब अपन वेब एप्लीकेशन की बात करेंगे ना तो वेब एप्लीकेशन आपको दो तरीके के रेस्पॉन्स दे सकती है, राइट? देखो कौन सा रेस्पॉन्स है? एक तो आपका रेस्पॉन्स हो सकता है स्टैटिक रेस्पॉन्स या एक आपका रेस्पॉन्स हो सकता है कौन सा रेस्पॉन्स? डायनेमिक रेस्पॉन्स, राइट? अब देखो स्टैटिक रेस्पॉन्स क्या होता है, डायनेमिक रेस्पॉन्स क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो थोड़ा फील करना है चीज को। स्टैटिक रेस्पॉन्स क्या होता है? ऐसा रेस्पॉन्स जो पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम चेंज नहीं होगा, राइट? मतलब कोई भी पर्सन देखे तो वैसा ही दिखेगा, किसी भी टाइम देखो तो वैसा ही दिखेगा। अगर कोई चीज ऐसी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक, राइट? मतलब हमेशा क्या रह रही है? सेम ही रह रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं जीमेल का लॉगिन पेज, आप जब जीमेल लॉगिन करते हो तो उसका लॉगिन पेज कैसा दिखता है आपको? यहाँ पे आपसे क्या मांगा जाता है? यूजर नेम क्या मांगा जाता है आपसे? पासवर्ड, नीचे क्या बटन होता है? सबमिट। तो आप क्या करते हो? यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, किस पे क्लिक करते हो? सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो, राइट? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लो आपने अपने सिस्टम में खोला gmail.com, जो उसका लॉगिन पेज खुलेगा वो ऑब्वियसली ऐसा ही होने वाला है। अगर आपका फ्रेंड उसके सिस्टम में खोलेगा उसको जो लॉगिन पेज दिखेगा वो भी ऐसा ही होने वाला है, राइट? कुछ भी चेंज नहीं, इवन एक लेटर का भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम टू सेम होने वाला है। इवन आपने आज खोला है, आप 10 दिन बाद अगर इसको खोलते हो तब भी वैसा ही दिखने वाला है, राइट? बहुत रेयरली कभी चेंज होता है, बाकी बिल्कुल एज इट इज आपको दिखने वाला, राइट? तो ये कौन सा रेस्पॉन्स है? स्टैटिक रेस्पॉन्स, जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है और नहीं टाइम टू टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, दैट इज स्टैटिक रेस्पॉन्स, राइट? अब बात करते हैं डायनेमिक रेस्पॉन्स की। सपोज करो आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला और सबमिट बटन पे क्लिक किया। मान लो आपके यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है तो जस्ट इसके बाद में क्या होने वाला? जीमेल में क्या होगा? इनबॉक्स खुलेगा आपका। इनबॉक्स मतलब जहां पे आप क्या देख सकते हो? अपने मेल देख सकते हो, राइट? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे ही आपका इनबॉक्स खुलेगा, फाइन, आराम से देखना, एक आपने अपना जीमेल लॉगिन किया है और उसका इनबॉक्स आपका खुल गया, एक आपका फ्रेंड उसके सिस्टम पे उसका जीमेल लॉगिन कर रहा है और उसका इनबॉक्स उसको दिख रहा है। क्या दोनों के इनबॉक्स सेम ही होने वाले हैं? नहीं, ऑब्वियसली अलग अलग होंगे। उसके इनबॉक्स में उसको उसके मेल दिखेंगे, आपके इनबॉक्स में आपको अपने मेल दिखेंगे, राइट? एंड इवन सपोज आपने आज खोला है और अगर आप 10 दिन बाद खोलोगे, क्या आपका इनबॉक्स सेम ही रहने वाला है? नहीं, उसमें बहुत सारे नए मेल आ जाएंगे तो उसकी वजह से इनबॉक्स में नई एंट्रीज आ जाएंगी, राइट? तो यहाँ पे देखो जो आप ये इनबॉक्स देख रहे हो ना, ये कौन सा रेस्पॉन्स है? डायनेमिक रेस्पॉन्स। पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, आपके लिए अलग होगा, आपके फ्रेंड के लिए अलग होगा, या इवन आपके पास ही 2 या 3 मेल आईडी है तो तीनों के इनबॉक्स क्या होने वाले? अलग अलग होने वाले, राइट? लेकिन आपके पास जितने भी मेल आईडी है सबको लॉगिन करने के लिए जो पेज आएगा वो क्या होने वाला है? सेम ही होने वाला है, राइट? तो ऑब्वियसली ये कौन सा रेस्पॉन्स हुआ? स्टैटिक। और जो टाइम टू टाइम और पर्सन टू पर्सन चेंज होता है वो कौन सा रेस्पॉन्स है? आपका डायनामिक। तो वेब एप्लीकेशन दोनों तरीके के रेस्पॉन्स आपको दे सकती है, स्टैटिक भी दे सकती है और डायनेमिक भी दे सकती है, राइट? अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि जब हम फ्रंट एंड पढ़ेंगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपने को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट होगी। अपन डिस्कस करेंगे HTML, अपन डिस्कस करेंगे CSS, अपन डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट, अपन डिस्कस करेंगे रिएक्ट, राइट? तो खाली अगर आपको स्टैटिक रेस्पॉन्स चाहिए तो आपका HTML ही सफिशिएंट है, आपको कुछ भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं बाकी। आपका HTML सफिशिएंट आपको क्या लाने के लिए? स्टैटिक रेस्पॉन्स लाने के लिए। अगर आपको HTML आता है आप वेबसाइट बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस वेबसाइट में जितनी भी चीजें आपको दिखेगी सारी की सारी कैसे होगी? स्टैटिक, राइट? लेकिन अगर आपको कोई चीज टाइम टू टाइम पर्सन टू पर्सन चेंज करनी है
तो फिर उसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, डायनेमिक, और डायनेमिक बनाने के लिए आपको खाली HTML से काम नहीं होने वाला, तो इसके लिए आपको थोड़ा जावास्क्रिप्ट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये चीजें आप कर पाओगे। इसीलिए एक्चुअल में ये इतनी सारी चीजें अपने को पढ़नी पड़ रही है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद आप देखोगे CSS चलो अलग होता है, विल डिस्कस क्या होता है एक्चुअली, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, बट HTML, जावास्क्रिप्ट हो गया। अब ये पढ़ने के बाद रिएक्ट क्यों पढ़ना है? ये पढ़ने के बाद रिएक्ट इसलिए पढ़ना है क्योंकि एक्चुअली HTML और जावास्क्रिप्ट और CSS को मिला के अगर आप काम करोगे तो थोड़ा आपको ज्यादा एफर्ट लगने वाला है, थोड़ा ज्यादा कोड आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन यही आपने रिएक्ट को इन्वॉल्व कर लिया तो आपका एफर्ट बच जाएगा और आपका कोड भी बच जाएगा, राइट। ये थोड़ा आपके लिए क्या कर देगा, इजीनेस कर देगा चीजों को, राइट। तो उसके लिए फिर अपन एक बार इसके साथ प्रिपेयर होने के बाद चीजों को इजीनेस करने के लिए किसके पास जाएंगे, रिएक्ट के पास। लेकिन कोड वही होने वाला है जो आप यहाँ पे लिखोगे, रिएक्ट में भी वैसा ही कोड लिखोगे, कुछ कंसेप्ट चेंज होने वाले हैं जिसकी वजह से आपके लिए क्या होगी, इजीनेस होगी, राइट। तो चलो अब अपन क्लब करते हैं इसको और अपन पहली टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट, HTML। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, पूरे सेशन में पैटर्न फिक्स है कि आपको कुछ भी चीज लिखनी नहीं है, जब एक्सप्लेन हो रहा हो पूरी तरीके से आप यहीं पे फोकस करिए, उसके बाद एक एक पॉइंट में आपको नोट्स फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाऊंगा। नोट्स एक एक चीज आपको लिखनी है, इंटेंशन बहुत सिंपल सा मेरा उसके पीछे कि एक बार आप चीजों को यहाँ से समझे और जब आप लिख रहे हो तो उसको वापस से रियलाइज करिए कि वेदर वो आपको समझ में आया या नहीं, राइट। और तो अगर आप ऐसा करोगे मुझे लगता है आपको फिर वापस से उसको कभी रिवाइज या कुछ करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप ज्यादा देर तक उसको याद रख पाओगे या उसको रिलेट कर पाओगे, राइट। चलो पहले जितना पॉइंट हो उतना लिख लो, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो कीप्स बैडिंग फ्रंट एंड, हैंडल ऑफ फ्रंट एंड, और इसके अंदर आप आगे लिख लो ये जो चीजें वो अपन कवर करने वाले हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट, फाइन, ओके। इसके अंदर लिखिए फर्स्ट पॉइंट, there can be two types of application, there can be two types of application, there can be two types of application, there can be two types of application. Number first, standalone application, standalone application. Number second, web application, number second, web application. Number first, standalone application, number second, web application. सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट इसमें लिखो, टू एग्जीक्यूट स्टैंडअलोन एप्लीकेशन, टू एग्जीक्यूट स्टैंडअलोन एप्लीकेशन, टू एग्जीक्यूट स्टैंडअलोन एप्लीकेशन we require code of that application. To execute standalone application we require code of that application. To execute standalone application we require code of that application in our system. To execute standalone application we require code of that application in our system, code of that application in our system. For next, number third point लिखो यहाँ पे, to execute web application, to execute web application, to execute web application we don't require, to execute web application we don't require code of that application. To execute web application we don't require code of that application. To execute web application we don't require code of that application. And web application will going to provide, and web application will provide the result, web application will provide the result, and web application will provide the result, web application will provide the result via internet, right. To execute web application we don't require code of that application, and web application will provide the result via internet. Obviously जो सर्वर है जहां से ये कनेक्ट होगा इंटरनेट के थ्रू, वहां से आपके पास रिजल्ट आने वाला है।
अभी सर्वर और क्या होता है अपन उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि आगे चल के बहुत टाइम अपने को इन्वेस्ट करना है, सर्वर क्या होता है। फाइन, ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो देने यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, देयर कैन बी वेब एप्लीकेशन, ऐसे लिख लो, वेब एप्लीकेशन कैन प्रोवाइड two type of response. Web application can provide two types of response. Web application can provide two types of response. Web application can provide two types of response. Number first, static response. Number second, dynamic response. Number first, static response. Number second, dynamic response. Fine, okay. Next, number fifth लिखिए आप. If response is not changing, okay, लिखिए आप, if response is not changing from person to person and time to time, if response is not changing from person to person and time to time, then it is known as static response. Example लिख लेना आप. Example, let's say login page of Gmail. Fine. Number 6 लिखिए आप. Number 6, if response is changing from person to person and time to time, then it is known as dynamic response. Right? Okay, example लिखना है यहाँ पे. Example, inbox page of Gmail. ओके फाइन, चलो अब ये कुछ कॉमन चीजें थी जो मैंने आपको बताई अभी तक. अब अपन बंदा बन करके टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड की, तो जहां पे अपने को 4 चीजें डिस्कस करनी है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट. स्टार्ट करेंगे अपन HTML से, क्योंकि एक सिंपल सी बात ये मान लो, बिना HTML के कोई वेब एप्लीकेशन नहीं बन सकती. अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है तो जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए वो क्या चाहिए? HTML. राइट? अब क्या होता है HTML और किस तरीके से कोडिंग कर सकते हो आप HTML में? ऑब्जेक्ट हियर देखो, HTML पहले तो मैं आपको ये बताना वाला हूं कि HTML की फुल फॉर्म क्या है. चलो बहुत सारे लोगों को पता होगा आई थिंक, राइट? अगर आप जाओ तो यहाँ पे क्या फुल फॉर्म है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. राइट? ओके, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक्चुअली इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आपको दिमाग इस तरीके से काम कर रहा है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती, गलत है. ये HTML तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसके कुछ स्ट्रिक्ट सिंटैक्स होते हैं. एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट सिंटैक्स होते हैं, कुछ सिंटैक्स प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने पड़ेंगे. अगर आप प्रोटोकॉल या सिंटैक्स फॉलो नहीं करते हो तो इमीडिएटली क्या आ जाती है? एरर आ जाती है. राइट? उनको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो इमीडिएटली क्या आने वाली है? एरर आने वाली है. पर जब आप HTML के साथ काम करोगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, आप फॉलो करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. बट एरर HTML के केस में बहुत ही नेग्लिजिबल है कि कभी आपको एरर देखने को मिलेगा. राइट? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आप अगर ये पढ़ रहे हो तो जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको पता होगा कितने सिंटैक्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ये ऐसा करो, आइडेंटिफायर का नाम ऐसा दो वैसा दो, राइट। अगर पाइथन की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे फंक्शन ऐसे कॉल होगा, इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते, ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। देयर आर वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन, और कुछ भी गलती होती है सीधा आपको क्या देखने को मिलती है, एरर। लेकिन एचटीएमएल में ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए इसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। और एक तरीके से जस्ट ये इंग्लिश कैसे लिखते हैं आपको वैसे ही लिखना है, ये इतना सिंपल है, राइट। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करोगे इट इज डेड इजी, इसमें जस्ट आप इंग्लिश लिखते हो वैसे आपको लिखने की रिक्वायरमेंट है। प्रोटोकॉल फॉलो हो गया तो अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं फॉलो हुआ तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इतना सही बात, राइट। चलो थोड़ा जानने की ट्राई करते, थोड़ा अपन प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ इन्वॉल्व होते हैं, सो दैट आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। देखो जब एचटीएमएल की बात करते हैं कैसे आप लिख सकते हो, देखो ये आज से ही आप चलाना स्टार्ट कर सकते हो चीजों को। जब भी फ्रंट एंड की चीजें अपने को चलानी होती है, अपने को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अपने को जस्ट एक ब्राउजर चाहिए। मुझे लगता है ब्राउजर आपके सिस्टम में वैसे भी होगा, कोई सा भी ब्राउजर हो सकता है, वेदर वो मोजिला हो, फायरफॉक्स हो या क्रोम हो, राइट, जो भी है आप किसी भी ब्राउजर में आप चला सकते हो चीजों को। एक ब्राउजर चाहिए और एक कोड लिखने के लिए कोई भी क्या चाहिए आपको, एडिटर चाहिए, जहां पे आप कोड लिख सको। देखो लिखने को आप कोड नोटपैड में भी लिख सकते हो, नोटपैड हर एक सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होता है, तो आप नोटपैड में भी कोड लिख सकते हो, लेकिन नोटपैड में नहीं लिखना है क्योंकि उससे दिक्कत बहुत सारी होगी। मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत होगी एक्चुअली, और कौन सा एडिटर ज्यादा बेटर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल मैं कुछ कोड टाइप करता हूँ एचटीएमएल का, ऑब्जेक्ट हियर। मैं जो एडिटर यूज कर रहा हूँ ना वो VS कोड यूज कर रहा हूँ, वेदर आपको ये यूज करना है या नहीं थोड़ी देर में अपन इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। यहाँ से मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और उसके बाद अपन उसके साथ प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, ओके। यहाँ से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ कि जो भी नई फाइल में बनाने जा रहा हूँ वो कौन सी लैंग्वेज में, HTML, फाइन, ओके। तो HTML, ओके। यहाँ पे देखो जैसे मान लो मैंने HTML की फाइल बनाई, राइट। अब देखो इससे फायदा क्या है, HTML कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर HTML को लिखना है तो एक इसका टैग होता है। अब टैग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ऐसे स्टार्ट करोगे HTML, राइट, और देखो ये ओपन हो गया टैग और ये क्लोज हो गया। देखो HTML की दुनिया में जो भी आप एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हो, जो भी आप एंगुलर ब्रैकेट में लिखोगे उसको क्या बोलते हैं, टैग। तो जैसे जो भी एंगुलर ब्रैकेट में लिखा इसका मतलब HTML क्या एक टैग है, राइट। इसको इस तरीके से पढ़ोगे, दिस इज HTML टैग। तो आपको ऐसे बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं एंगुलर ब्रैकेट HTML एंगुलर ब्रैकेट, नो। आप सिंपल ऐसा बोलोगे HTML टैग, तो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है। तो जो भी एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, टैग। HTML में सारा काम किसके थ्रू होता है, टैग के थ्रू। आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना है HTML को, आप किसके थ्रू दोगे, टैग के थ्रू। और पूरे HTML का ये होता सबसे पेरेंट टैग, सबसे बार आपको ये लिखना है HTML। अब जो भी कोड है वो उसके अंदर लिखने के रिक्वायरमेंट, राइट। तो लेट्स से मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑब्जर्व करना, HTML के अंदर एक होता है बॉडी, HTML के अंदर फिर आपका टैग होता है, कौन सा टैग, बॉडी टैग, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी, देखो ऑटोमेटिक, देखो ये मैं कौन सा एडिटर यूज कर रहा हूँ, VS कोड। फायदा क्या पता आपको, आप नोटपैड में भी कर सकते हो, बट अगर आप नोटपैड पे करोगे तो सारा कलर कैसा दिखेगा आपको, ब्लैक दिखेगा, तो थोड़ा अच्छा फील नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप एडिटर में करोगे तो जैसे आप टैग लिखोगे टैग का कलर कैसा हो रहा है, ब्लू, तो आप वैसे ही समझ में आ जाएगा अच्छा ये टैग है, थोड़ा और अच्छा प्रॉपर तरीके से फील आएगा। प्लस एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, देखो ये जो अभी अपन कर रहे हैं, चलो ये बाद में बात करेंगे, पहले मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स से दिस इज HTML, कुछ भी एक लाइन लिखा मैंने, देखो खाली इंग्लिश लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक टैग लिखा, टैग के अंदर मैंने क्या लिखा, दिस इज HTML। एक बार इस फाइल को चला के देखते हैं, देखो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, 1 सेकेंड, मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, किस नाम से, किसी भी नाम से सेव कर लो, लेट्स से मैं सेव करता हूँ csd.html, फाइन, और सेव करते हैं अपन डेस्कटॉप पे, ओके, लेट्स सेव, ओके फाइन, ये सेव हो गई आपकी डेस्कटॉप पे फाइल। एक बार जाके देखते हैं अपन कहाँ पे ये पड़ा है डेस्कटॉप पे, और उसके बाद इसको चलाना कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये रहा डेस्कटॉप और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी एक फाइल जनरेट होगी, दैट इज csd.html। अगर आप देखोगे ये रहा, और जैसे आप डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिक किसके साथ ओपन होगा, ब्राउजर के साथ। तो चलाने के लिए कुछ नहीं है, आप यहाँ से जाके डबल क्लिक करो, ये देखो ऑटोमेटिक आपके ब्राउजर के साथ ओपन हो गया, और जो भी आपने वहां पे लिखा था वो आपको यहाँ पे दिख गया। क्या लिखा था वहां से, दिस इज HTML, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज HTML। तो कितना सिंपल कोड है, फाइन। जस्ट मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं किया, जस्ट टैग यूज किया, कौन सा टैग यूज किया, बॉडी टैग, और उसके अंदर कुछ लिख दिया,
राइट। देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जो रियल टाइम इंडस्ट्री के हिसाब से आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देखो मैं लिखने को इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा ऐसे, ये पूरा यहां से स्टार्ट, ये पूरा यहां से स्टार्ट। देखो एक्चुअली अगर कोई एक चीज जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करती है रियल टाइम इंडस्ट्री पे, और वो क्या एक्चुअली रीडेबिलिटी, राइट। क्या होता है रीडेबिलिटी? आई थिंक आपने आज पाइथन या जावा किसी का भी सेशन लिया हो तो मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया है सेम चीज को, बट अगर कोई खाली फ्रंट एंड का सेशन ले रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार वापस से। रीडेबिलिटी का मतलब क्या होता है एक्चुअली? आपने इस कोड को लिखा है, राइट, अगर आपके अलावा कोई दूसरा पर्सन इस कोड को रीड करता है, अगर उसको कम टाइम लगता है, इसका मतलब आपके कोड की रीडेबिलिटी क्या है? अच्छी है। और अगर किसी तीसरे पर्सन को ये कोड समझने में ज्यादा टाइम लगता है, इसका मतलब आपके कोड की रीडेबिलिटी क्या है? डाउन है। फाइन। देखो क्लासरूम स्टैंडर्ड पे आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आप ही कोड लिखने वाले हो, आप ही चलाने वाले हो और आप ही उसको समझने वाले हो, राइट। सब कुछ काम कौन कर रहे हो? आप ही कर रहे हो, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। पर जब इंडस्ट्री में जाते हैं ना एक्चुअली, तो एक प्रोजेक्ट पे लेस से 50-100 लोगों की टीम काम करती है, तो 50-100 लोगों की टीम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो आपने जो कोड लिखा वो दूसरे को समझना पड़ेगा, दूसरे ने जो लिखा वो आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब एक के कोड को दूसरे को समझना पड़ रहा है। और अगर वहां पे आपकी रीडेबिलिटी कम हुई तो दूसरे को समझने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो फालतू का वो टाइम वेस्ट हो रहा है, रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, राइट, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है कंपनी को। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। फाइन। तो ध्यान रखना हमेशा आप जैसे इंडस्ट्री में पहले दिन एंटर होंगे ना, मुझे लगता है विद इन 1 to 2 days आपको ये वर्ड है जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा, और वो है रीडेबिलिटी, राइट। कि जब भी इवन आप आपके सीनियर जब आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे, जब आप कोड करोगे तो आपको पहला इंस्ट्रक्शन यही मिलेगा, रीडेबिलिटी का ध्यान रखना। मतलब आपका कोड क्या होना चाहिए? रीडेबल होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि आज तक आप जो काम है वो क्लासरूम स्टैंडर्ड पे करते आए हो, इसलिए आप क्लासरूम के अकॉर्डिंग कोडिंग करने वाले हो, तो ऑब्वियसली वो आपको बताने वाले कि कोड किस तरीके से करना है। क्योंकि देखो किसी को समझना, अगर ये कोड जो मैंने अभी लिखा है कितना एफर्ट लगेगा, ये दिस इज एचटीएमएल किसके अंदर है, इसको समझने के लिए पूरा जाना पड़ेगा, पता चलेगा उसको किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है, दिस इज एचटीएमएल। अभी तो ये जस्ट 5 लाइन का ही कोड है, अगले 500 लाइन का कोड होता, कौन किसके अंदर है ये मेरे को पता करना पड़ा होता। इस तरीके से अगर आपने कोड किया होता, इट इज क्वाइट हेक्टिक, राइट। सो ऑब्वियसली आपको कोड कैसे करना है? कोड करते टाइम आपको ये प्रॉपर स्टेप फॉलो करने हैं कि जैसे देखो एचटीएमएल एक टैग है, एचटीएमएल टैग के अंदर कौन सा टैग है? बॉडी टैग। तो मैं थोड़ा इसको अंदर से लिखना स्टार्ट करूंगा। अब ये जो दिस इज एचटीएमएल है वो किसके अंदर है? बॉडी के अंदर। तो मैं इसको थोड़ा और अंदर से लिखना स्टार्ट करूंगा, राइट, ताकि प्रॉपर इंडेंटेशन जाए, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, राइट, ताकि यहां से आप प्रॉपर समझ सकते हो ये सारी चीजें एचटीएमएल के अंदर है, ये सारी चीजें बॉडी के अंदर है, एंड सो ऑन, राइट। तो जस्ट एक सबका जब एचटीएमएल आप बनाते हो तो एक पेरेंट टैग होता है, कौन सा टैग? एचटीएमएल टैग। टैग मतलब एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। एचटीएमएल के अंदर कौन सा टैग होता है? बॉडी टैग। जो भी रिजल्ट आपको वेब पेज पे दिखाना है, जो भी रिजल्ट आपको दिखाना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो भी रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाना है ब्राउजर पे, वो सब आपको किसके अंदर लिखने की रिक्वायरमेंट है? आपकी बॉडी के अंदर। जो भी आप बॉडी के अंदर लिखोगे वो एज इट इज कहां पे लिखने वाला? आपको अपने वेब पेज पे दिखने वाला है, मतलब जो भी ब्राउजर में आप खोलोगे उस पे आपको दिखने वाला है, राइट। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इवन आप जाके देखोगे ना, मैं आपको थोड़े दिन बाद ये भी बताऊंगा, यहाँ पे जैसे अपन ने देखा ना अमेज़न का कोड जो भी है ये, अगर मैं इसको खोल के देखूं ना तो ऑब्वियसली ये सब कुछ किसमें लिखा होगा? बॉडी में लिखा होगा, राइट। आप चाहे तो मैं खोल के देख सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 1-2 दिन में मैं आपको बताऊंगा कैसे किसका फ्रंट एंड का कोड आप एक्सेस कर सकते हो। देखो फ्रंट एंड का किसी का भी कोड हो आप उसको देख सकते हो कि उन्होंने क्या कर रखा है, राइट, जस्ट ब्राउजर के थ्रू आप देख सकते हो। अभी फिलहाल अपना टॉपिक वो नहीं है, अपना टारगेट वो नहीं है, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलो थोड़ा थोड़ा एचटीएमएल में इन्वॉल्व होना स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ चीजें उनको समझने की ट्राई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फॉरमोस्ट चीज जो आपको एचटीएमएल में समझने की रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअल में क्या है ना, जस्ट ऑब्जर्व हियर। देखो एक होता है, उसका यूज क्या मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, पहले इसको समझने की ट्राई करते हैं। एक पता एक चीज होती है हेडिंग। जब भी आप पेज बनाते हो तो पेज में ऑब्वियसली क्या होती है? कंटेंट होता है आपके पेज में, और कंटेंट होगा तो कंटेंट के ऊपर आप क्या लगाते हो? हमेशा हेडिंग लगाते हो। जैसे इवन अभी आप नोट्स लिख रहे हो तो आप क्या करते हो? पहले आपने हेडिंग लगाई फ्रंट एंड, उसके अंदर आपने पॉइंट लिखना स्टार्ट किया, फिर वापस से कुछ होगा तो आप एक हेडिंग लगाओगे, उसके अंदर आप पॉइंट लिखना स्टार्ट करोगे, राइट। तो जब भी कुछ कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट के ऊपर ऑब्वियसली क्या होती है? हेडिंग होती है, राइट। कोई सा भी साइट खोल के देख लो, ये जस्ट कॉमन चीज है एक, जस्ट जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कोई सी भी साइट खोलो आप यहाँ पे, लेट्स से चलो कोई पिज्जा के लिए साइट खोलते हैं, डोमिनोज की साइट खोलते हैं, किसी की भी साइट खोलो आप, राइट, जस्ट ऑब्जर्व एनीथिंग। हमेशा हेडिंग के बिना एक्चुअल में काम होने वाला है ही नहीं, तो चलो ये खोलते हैं अपन। ओके ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे जितने भी कंटेंट आपको दिखेंगे ना, हर एक कंटेंट के ऊपर हेडिंग होगी। जैसे देखो ये देखो,
अगर यहाँ पे आप देखोगे ये कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी, यहाँ पे ये क्या आपकी हेडिंग है और इसके नीचे ये कंटेंट आपको दिख रहा है, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी इज नाउ अवेलेबल। फाइन, यहाँ पे देखो नीचे चल के देखते हैं और भी आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ की साइट पे इतना कंटेंट है नहीं अभी। जस्ट एक काम करो ना, आप किसी और साइट पे जाओ, लेट्स से डोमिनोज पे जाता है। ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे देखो आपको और भी नीचे चल के हेडिंग दिखेगी। जस्ट देखो ये एक हेडिंग है, कूपन्स एंड ऑफर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा था, ये एक हेडिंग है। इसके नीचे कंटेंट के रूप में क्या डाल रखे इसने, इमेजेस डाल रखी है, जो कि अपन भी डाल सकते हैं ऑब्वियसली। ये देखो एक्सप्लोर करके एक हेडिंग डाल रखी है और इसके नीचे ये डाल रखा है। हेडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है जब भी आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो, क्योंकि अगर आपने हेडिंग नहीं डाली है तो क्या है ये यूजर को कब समझ में आएगा, पूरा पढ़ के, पूरा पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि इसमें आप क्या बताना चाह रहे हो, राइट। और इतना किसी के पास आज के जमाने में टाइम होता नहीं है, तो आपको पहले से उसको बताना पड़ेगा कि भाई एक्सप्लोर करना है तो नीचे पढ़ो, राइट। जैसे यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे, ये देखो, ये पहले आपने ऊपर हेडिंग डाल रखी है डिलीवरिंग हैप्पीनेस। अब किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो नीचे वाला कंटेंट आपका पढ़ लेगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा तो नीचे कंटेंट नहीं पढ़ने वाला। तो कंटेंट जब भी आप लिखोगे, देखो ये सारा कंटेंट है, जब भी आप कंटेंट लिखोगे, कंटेंट के ऊपर हमेशा आप क्या देते हो, हेडिंग देते हो, ताकि किसी को वो पढ़ के समझ में आ जाए कि इसके नीचे क्या लिखा होगा। अब उसका उसमें फर्दर इंटरेस्ट है तो वो पूरा पढ़ेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं पढ़ने वाला, राइट। जैसे नीचे आप जाओ, देखो अगेन यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखना था इनको, ये कंटेंट लिखना था, इन्होंने यहाँ पे क्या दी, हेडिंग। अगेन हेडिंग, यहाँ पे यूजर पहले इस हेडिंग को पढ़ेगा, हेडिंग पढ़ के अगर उसको इंटरेस्ट आया तो वो नीचे जाके कंटेंट देखने वाला है। तो हर एक चीज में देखो यहाँ पे, अब जैसे मान लो आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, मान लो आपको जल्दी क्विक डिलीवरी चाहिए, और जैसे आपने ये हेडिंग लिखी, द प्रॉमिस ऑफ 30 मिनट डिलीवरी, तो आप ये पढ़ना पसंद करोगे कि अच्छा मेरे को क्विक डिलीवरी चाहिए, कितना जल्दी मेरे को लाके दे सकता है, राइट। तो डिपेंड, अगेन जैसे आपको ये देखना है, अगेन यहाँ पे हेडिंग है, देखो हर एक टॉपिक जहां पर भी उसको कंटेंट लिखना है, कंटेंट के ऊपर ये क्या लगा रहा है, हेडिंग लगा रहा है। तो ऑब्वियसली आपको भी ये करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बिना हेडिंग के कंटेंट लिखोगे अपनी वेब एप्लीकेशन पे, लिखने को तो लिख सकते हो, लेकिन फिर वो रियल टाइम इंडस्ट्री की चीज नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में हर एक कंटेंट पे आप हेडिंग लिखोगे ताकि सामने वाले को डिसाइड हो कि उसको ये चीज देखने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अदरवाइज आपकी वेबसाइट ऐसी लगेगी ना कि पता नहीं कहां पे आपने क्या लिख रखा है, कोई भी उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाला है नहीं। जिसके पास ज्यादा टाइम होगा नहीं वो आपकी वेबसाइट पे आएगा नहीं, फाइन। किसके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा तभी वो आपकी वेबसाइट पे आके एक एक लाइन को पढ़ के ये डिसाइड करेगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है। अदरवाइज कोई भी आपकी वेबसाइट पे आना पसंद नहीं करेगा, राइट। तो मेक श्योर, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि हेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई कंटेंट लिखते हो हमेशा इंश्योर करो कि आपको क्या लिखने की रिक्वायरमेंट है, हेडिंग, राइट। ओके, अब चलो ये बात तो समझ में आ गया कि हेडिंग लिखना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि हेडिंग हमेशा हाईलाइट करती है, और हाईलाइट करने के बाद अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो उस पर आगे कंटिन्यू कर सकता है, राइट। अब जैसे देखो, जब भी बात अपन हेडिंग की करते जनरली बहुत सारे तरीके की हेडिंग होती है। एक होती है मेन हेडिंग, एक होती है सब हेडिंग, सब हेडिंग के नीचे वापस सब हेडिंग, राइट। जैसे आप ऐसा करते हो ना, अभी आपने सबसे बड़ी हेडिंग डाली होगी फ्रंट एंड, राइट। अब इसके नीचे आप सब हेडिंग डालोगे क्या, HTML। अब HTML में अपन क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग पढ़ रहे हैं, तो इसके नीचे और सब हेडिंग डालोगे क्या, हेडिंग। तो पता है आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। पता क्या स्टैंडर्ड, जो भी आपकी मेन हेडिंग है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जो इसके नीचे आ रहा है वो उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए, जो इससे नीचे आ रहा है वो उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए, ताकि कोई भी देख के ये समझ सके ये मेन हेडिंग है, ये इसके अंदर की हेडिंग है, ये इसके अंदर की हेडिंग है। तो ऐसा कभी नहीं करोगे, एक्चुअली ये सबसे गलत तरीका होता है। अगर आप ऐसा करोगे कि मान लो जो आपकी मेन हेडिंग है वो भी आपने इतना ही बड़ा लिखा, जो आपकी सब हेडिंग है वो भी आपने इतना ही बड़ा लिखा, और जो भी आप इसके अंदर आ रहा है वो भी आपने इतना ही बड़ा लिखा। दिस इज रॉन्ग अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि अगेन ये इंडिकेशन गलत देगा, राइट। ये जस्ट देख के किसी को समझ में नहीं आएगा कौन सी मेन चीज है, कौन सी सब चीज है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हेडिंग दे रहे हो, ये भी सोचने की रिक्वायरमेंट है कि आपका मेन हेडिंग पार्ट कौन सा है, उसके साइड में कौन सा आने वाला है, इसके सब में कौन सा आने वाला है। ये सब स्टैंडर्ड ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट है। सारी चीजें क्या करेगी, रीडेबिलिटी को इंप्रूव करेगी। कोई भी तीसरा पर्सन आपके कोड को बहुत इजीली समझ सकता है, राइट। तो चलो मैं आपको बताता हूं, जब HTML में हेडिंग देने की बात आती है ना, तो टोटल 6 टैग होते हैं HTML के पास, फाइन। कौन कौन से, एक होता है H1 से लगा के S6 तक, ये 6 टैग होते हैं। तो अगर आपको मेन हेडिंग देनी है आप किससे दोगे, H1 से, ये बड़ा आने वाला है। इससे थोड़ा छोटा सब हेडिंग देनी तो किससे दोगे, H2 से। उससे सब देनी तो S3 से, उससे सब देनी तो H4 से, देन H5 एंड देन H6। जैसे मैं आपको बता दूं, देखो ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे अपन लिख के देखते हैं, यू विल गेट इट। जैसे देखो अभी मेरे को ये दिस इज HTML प्रिंट तो करवाना है, लेकिन पता कैसे प्रिंट करवाना है, मेन हेडिंग के रूप में प्रिंट करवाना है। तो मेन हेडिंग पे करवाना है ना,
तो मैं इसको कौन से टैग में डालूंगा, H1 ओपन और देन H1 क्लोज, और इसके बीच में ये मैंने डाल दिया दिस इज HTML, राइट। देखो सेम चीज मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ऑब्जर्व करना आप आराम से, मैं इसको कॉपी करता हूँ 6 टाइम, और दूसरी बार मैं लिखता हूँ यहाँ पे H2 ओपन किया तो H2 क्लोज होगा। यहाँ पे मैं तीसरा टैग कौन सा लिखता हूँ, H3, ओके। चौथा टैग कौन सा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, H4, ओके। देन मैं लिखता हूँ यहाँ पे H5, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ H6, तो ऑब्जर्व करना बहुत आराम से, यस, ओके। यहाँ पे मैंने दिस इज HTML कितनी बार प्रिंट करवाया है, 6 बार। एक बार H1 टैग में लिया, एक बार H2 में लिया, एक बार H3 में लिया, H4 एंड सो ऑन, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर मैं इसको चला के दिखाऊं आपको, आप एक बार रिजल्ट देखना इसका। अगर अपन ब्राउजर पे आए और इसको वापस चलाए, जो भी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करूंगा, देखो ये जो सबसे पहला आया उसकी एक बार बिट देखो, ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा आया। किसके अंदर लिखा था इसको अपने, H1 के अंदर। फिर आप H2 को देखो, जैसे आप H2 को देखोगे वो H1 से थोड़ा सा छोटा है। आप H3 को देखो वो उससे छोटा है। आप H4 को देखो, आप H5 को देखो यहाँ पे, आप H4 को देखो यहाँ पे, ये H5 हो गया। एट लास्ट कौन सा दिख रहा है आपको, H6। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे ऑटोमेटिक साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, राइट। ऑब्जर्व हियर, तो यहाँ पे ये 6 टैग काम करते हैं जो हेडिंग टैग की बात करते हैं। अगर आपकी मेन हेडिंग है तो आपको किससे लिखने की रिक्वायरमेंट है, H1 से। देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जब आप इस तरीके से बोलोगे ना, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कितने हेडिंग टैग होते हैं, कितने, 6। कौन सा, H1 से लेके H6 तक। कहां पे आपको H1 लगाने की रिक्वायरमेंट है, जो मेन हेडिंग हो उसको मैं किससे लिखूंगा, H1 से। देन उससे जो सब हो उसको मैं किससे लिखूंगा, H2 से, एंड सो ऑन। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसका मतलब H1 बड़ा दिखेगा, H2 क्या दिखेगा, छोटा दिखेगा, यस। क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप H2 को H1 से बड़ा कर सकते हो, राइट। आंसर आपको क्या देने की रिक्वायरमेंट है, यस देयर इज अ वे, फाइन। स्टैंडर्ड क्या होता है, S1 H2 से बड़ा होता है, बट अगर आपको करना है कि H2 को आप H1 से बड़ा करो, आप कर सकते हो। और अगर इसको चेंज करना है तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, CSS। तो अपन ये काम किसके थ्रू कर सकते हैं, CSS के थ्रू कर सकते हैं, राइट। देखो मैं आपको एक तरीके बताता हूं एक्चुअली, क्योंकि इंटरव्यू रूम में जब बैठोगे ना तो किसी को क्वेश्चन पूछना, मान लो आपको CSS पे, कोई आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज CSS, क्या रोल होता है, राइट। तो आप बोलना स्टार्ट करोगे कि CSS से क्या कुछ कर सकते हैं। कोई आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछना पसंद करेगा, जैसे ये सिंपल स्टार्ट उसने कहां से किया, हेडिंग से, और वो आपको बोलेगा मेरे को तो H2 को बड़ा करना है H1 से, क्या आप कर सकते हो, तो आप बोलोगे आप कर सकते हैं किससे, CSS से। तो यहां से अब अगला क्वेश्चन आपको पूछेगा CSS क्या होती है, राइट। तो दैट डिपेंड्स कि अगले वाला क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आपसे पूछ रहा है, राइट। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट हर एक तरीके से आप प्रिपेयर रहने की रिक्वायरमेंट आपको ना। मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इंडस्ट्री के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आपने H2 को CSS के थ्रू किससे बड़ा कर दिया, H1 से बड़ा कर दिया, क्योंकि ऐसा करते ही अगेन पता है क्या होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो ये प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, देखो ये प्रोजेक्ट पे मान लो आपने काम किया, राइट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इवन मैं ये जावा पाइथन में भी बोल रहा हूं आपको, मैं यहाँ पे भी बोलता हूँ, जब भी आप फ्रेशर लेवल पे जाओगे किसी कंपनी में, कुछ भी आप कोड करोगे तो पता है आपका कोड जो है वो डायरेक्ट कभी किसी क्लाइंट के पास नहीं जाने वाला। पहले आपको हमेशा अपना कोड वेरीफाई करवाना पड़ेगा। आपके जो भी सीनियर पर्सन होंगे, वेदर वो टीम लीडर हो या छोटी कंपनी हो तो डायरेक्ट आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो, या फिर जो भी आपको अपॉइंट कर रखा होगा आपके ऊपर का जो भी पर्सन है, वो पहले आपके कोड को क्या करने वाला है, वेरीफाई करने वाला है, राइट। अब देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, वेरीफाई मतलब क्या वेरीफाई हो रहा है। देखो जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज एक पेज है जिसपे आपको 6 बार दिस इज HTML लिखना है, राइट। मैंने आपको ये बोला कि आपका टास्क ये है, तो आप ऑब्वियसली इस पेज को देख के आप ही बता सकते हो इस पे कितनी बार HTML आ रहा है, 6 बार। इसका मतलब जो आपने कोड लिखा वो क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वेरीफाई क्या करना है, ये तो आप ही वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई एक्चुअल में ये करना है कि आपने जो स्टैंडर्ड फॉलो किए क्या वो स्टैंडर्ड सही है या नहीं, क्योंकि क्लासरूम स्टैंडर्ड पे अगेन सबसे ज्यादा आपके लिए जो मैटर करता है वो करता है रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट आना चाहिए। मान लो कोई कोड कोई प्रोग्राम आपको लिखना है जिसका आउटपुट आपको कितना चाहिए, 100 चाहिए, तो आप हमेशा फोकस करते हो कि आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 100 आया आपका काम खत्म। बट इंडस्ट्री में एक्चुअल में रियल काम स्टार्ट होता है आपका रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट आने के बाद आपका रिजल्ट 100 तो आ गया, बट अब चेकिंग होगी, अब हर कोई वेरीफाई करेगा इसको, क्या ये 100 लाने का तरीका जो आपने यूज किया है वो एफिशिएंट है या नहीं, क्या इससे भी अच्छे तरीके से आप ये रिजल्ट ला सकते थे या नहीं, राइट। क्योंकि अगेन वो मैटर करेगा, वो आपके परफॉर्मेंस को कम ज्यादा करेगा, फाइन। तो जब भी सीनियर डेवलपर्स को वेरीफाई करना होगा
जैसे वो H1 को देखेगा उसको एक ही इंडिकेशन जाएगा कि H1 किससे बड़ा है, H2 से। लेकिन अगर आपने CSS के थ्रू उसको चेंज कर रखा, मान लो इसको बड़ा कर रखा है H2 को, तो फिर आप क्या करोगे, वो जैसे रिजल्ट देखेगा उसके लिए शॉकिंग होने वाला है कि एक्चुअली में H1 कैसे छोटा हो गया H2 से। फिर वो आके देखेगा अच्छा यूजर ने क्या कर रखा है, CSS से H2 को बड़ा कर रखा है, किससे, H1 से। तो इसका मतलब उसको वेरीफाई करने में एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है, और एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है किसी को समझने में, इसका मतलब आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी क्या है, डाउन है, राइट। तो अगेन आप ध्यान रखना, देखो आपके आंसर देने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं, जिससे आप सामने वाले को ये हिंट दे सकते हो कि आप क्लासरूम स्टैंडर्ड पे नहीं, आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे चीजों को देख रहे हो। जैसे मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि क्या H1 को मैं H2 से बड़ा कर सकता हूं, राइट, या सॉरी H2 को मैं H1 से बड़ा कर सकता हूं, अगर ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए, आपका आंसर क्या होगा, ये सब हम कर सकते हैं H2 को H1 से बड़ा, क्या लेके, CSS लेके, लेकिन ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे रिकमेंड नहीं होता। फाइन, अगर आपने आंसर अपना यहां पे छोड़ा कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे रिकमेंड नहीं होता, तो अगला क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा क्यों रिकमेंड नहीं होता, तो आप बोलोगे क्योंकि ऐसा करने से क्या डाउन होगी, रीडेबिलिटी। तो अगला क्वेश्चन आपके पास आएगा रीडेबिलिटी क्या होती है, राइट। तो कीप ऑन गोइंग, आप इस तरीके से जा सकते हो। सामने वाले को आप ये भी हिंट दे रहे हो कि कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में या आप जिस तरीके का कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो वो किससे बिलोंग करता है, इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, राइट। आप क्लासरूम स्टैंडर्ड का सोच के कोड नहीं कर रहे हो, राइट। एक बात ध्यान रखना, और इसको ये भी बोल सकते हो आप कि चलो H2 को अगर मैं बड़ा करना है, सपोज आप ये चाहते हो कि अभी जो H2 की साइज आपको दिख रही है ना, उस साइज से आप सेटिस्फाइड नहीं, आप चाहते हो कि इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो आप कर सकते हो, लेकिन जितने रेशियो में आप इसको बड़ा करो ना, उतने रेशियो में आप H1 को भी बड़ा करो, तो कोई दिक्कत नहीं। सपोज आप इसको डबल करना चाहते हो, तो आप इसको भी डबल करो CSS के थ्रू, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका लेवल हो गया, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम मेरे को इससे है ये H1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर ये क्या डाउन करेगा, आपकी रीडेबिलिटी डाउन करेगा। तो अगर आप इसको बढ़ा रहे हो तो ठीक है, वो आप बढ़ा सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो दैट डिपेंड्स कि आप इसको बढ़ाना है, आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर साथ साथ में उसको भी बढ़ाओ, ताकि ये हमेशा आपके H2 से क्या रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है, और ये आपकी रीडेबिलिटी को इंटैक्ट रखेगा एक तरीके से, राइट। तो देयर आर टोटल 6 हेडिंग टैग, अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो। देखो मैंने एक चीज स्टार्टिंग में आपको बोली थी कि आपका जो HTML है ना, वो की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं एक्चुअली, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट सिंटैक्स होते हैं, जो अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो क्या आती है, एरर। तो जैसे अगर यही जावा और पाइथन होती और वहां पे अगर आपको बोला गया होता कि आपके पास 6 टैग है, कौन सा, H1 से लेके H6 तक, तो आप ओनली यही यूज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी यूज करने की ट्राई करते हो तो इमीडिएटली आपको जावा और पाइथन क्या देता, एरर। लेकिन देखो HTML में ये चीज है ना कि आप मान लो H1 से H6 तक है, बट सपोज मैं H7 यूज करता हूं, देखते क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे S7 और H8 यूज करता हूं, कुछ भी करता हूँ, वैसे यहाँ पे मैं S7 यूज करता हूं, राइट। देखो कायदे से जब H1 से H6 तक ये अलाउ है तो क्या आनी चाहिए, एरर, लेकिन एक्चुअल में एरर आएगी नहीं, क्योंकि मैं आपको बोला ना HTML आपको कभी एरर नहीं देगा। अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, बस इतना सा होगा। देखो अब मैं इसको चला रहा हूं, अब आप देखोगे, अगर लास्ट वाले दो को देखना, देखो ये देखो लास्ट वाला जो आपका है S7 की वजह से आ रहा है, राइट। ये लास्ट वाला जो S7 की वजह से आ रहा है, चलो किसी को नहीं दिख रहा होगा पीछे वाला को, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, यहाँ पे मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, इन दोनों को एक बार मैं ऊपर भी लिख लेता हूँ, S6 और S7 को। पहला मैं S6 लिखता हूँ, दूसरा मैं क्या लिखता हूँ, S7, राइट, सबसे ऊपर। ओके देखना, पहले दो को देख लेना आप। ओके यहाँ पे आप देखना एक बार ऊपर वाले दो को, ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखो ये आपका क्या है, S6, और ये आपका क्या है, S7। कायदे से क्या होना चाहिए था, S7 S6 से क्या होना चाहिए था, छोटा। लेकिन अभी अगर आप देखोगे S6 छोटा है और S7 इससे जस्ट क्या है, बड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, ये नॉर्मल आया, ये कोई टैग ही नहीं है। देखो एक सेम चीज में क्या करता हूं ना, बिना टैग के लिखता हूं, देखो बिना टैग के मैं लिखता हूं दिस इज HTML, ना कोई S6 ना कोई S7, कुछ भी नहीं, बिना टैग के मैं लिख रहा हूं दिस इज HTML। सबसे ऊपर क्या लगा रखा मैंने, S6, उसके बाद S7, और तीसरा मैंने नॉर्मल लिखा क्या, दिस इज HTML। जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक बार इसको चला के देखते हैं अपन, एक बार इसको चला के देखोगे आप, यू विल सी, देखो दिस इज HTML, दिस इज HTML, ये जो दो बार आ रहा है, इन दोनों का साइज देखो, दोनों का साइज क्या है, सेम। इसका मतलब यहाँ पे कहने को आपने S7 लगाया था, एरर इसने कुछ दी नहीं, लेकिन इसका कुछ इंपैक्ट हो ही नहीं रहा, बिना S7 के कर रहे हो फिर भी क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो अगर आप जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करोगे, HTML आपको कुछ एरर नहीं देगा, जस्ट उसका इंपैक्ट कुछ नहीं होने वाला, राइट। जबकि यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो फिर स्ट्रिक्टली चेक करता और सीधा आपको क्या देने वाला है, एरर देने वाला है।
राइट। तो इसीलिए अपन HTML को क्या बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज। इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, इट इज मार्कअप लैंग्वेज। जस्ट अपन इंग्लिश की तरह काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है। देखो अभी तो पूरा इंग्लिश ही लिखा, खाली जो भी टैग है 4-5 वो अपन ने यूज किए, राइट। तो पूरे HTML में आपको यही करना है, खाली टैग देखने, बाकी सब कुछ इतना ही सिंपल है, राइट। चलो पहले कुछ लिखो, उसके बाद बना के देखते हैं। जस्ट लिखो हेडिंग डायलॉग HTML, आगे लिखो आपसे फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। इसके अंदर लिखिए आप, इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज because programming language having programming language having very strict syntax, programming language having very strict syntax, while HTML is just a markup language, while HTML is just a markup language. It is not a programming language because programming language having very strict syntax, while HTML is just a markup language. Fine. Second point आप मेंशन करिए यहाँ पे, second point, in HTML we use tags, in HTML we use tags to give indication, 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 right. Okay, उसके बाद आप सब हेडिंग डालो, हेडिंग टैग्स, हेडिंग टैग्स, फर्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे, इन रियल टाइम इंडस्ट्री it is always recommended, in real time industry it is always recommended, in real time industry it is always recommended to write heading over the content, because it is always recommended to write heading over the content because heading will improve readability. In real time industry it is always recommended to write heading over the content because heading will improve the readability. Right. Okay. Second point, in HTML there are total 6 heading tags. In HTML there are total 6 heading tags. फाइन, आप लिख सकते हो H1 से लेके H1, H2, ... S6, right? So there are total 6 heading tags. Fine, okay. Next. Okay. Next again. We can increase size of H2. We can increase size of H2 more than H1. We can increase size of H2 more than H1, but we can increase size of H2 more than H1 by using CSS. But
in real time industry, but in real time industry it is not recommended to do this, but in real time industry it is not recommended to do this. In real time industry it is not recommended to do this because it will reduce the readability, because it will reduce the readability. It will reduce the readability. We can increase size of H2 more than H1 by using CSS, but in real time industry it is not recommended to do this because it will reduce the readability. Fine, okay. चलो आप देन एग्जांपल मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन दिस। तो एक आधा आप लिख लो सो दैट आपको थोड़ा सिंटैक्स प्रैक्टिस हो जाए। जस्ट HTML टैग इज देयर, दैट्स द मेन टैग, राइट। इंडेंटेशन का ध्यान रखना ताकि रीडेबिलिटी हमेशा आपकी सही रहे, राइट। टैग जिसको आप ओपन कर रहे हो उसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे H1 टैग को ओपन किया है तो मैं यहाँ पे H1 टैग को क्लोज भी कर रहा हूँ। क्लोज करने के लिए जस्ट आगे स्लैश लगाना है। पहले कुछ 2-4 कोड है जो आप लिख लो ताकि आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद जितने भी कोड है वो सारे आपको ड्राइव पे मिलेंगे, आपको एक्सेस मिल जाएगी ड्राइव की। तो ये कोड जो भी है वो ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे, खाली आपको कंटेंट ही लिखना है क्योंकि कोड लिखने में बहुत टाइम इन्वेस्ट होगा। बट मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग के 3-4 दिन के सेशन के कोड आप लिखिए ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो आपको और आप चीजों के साथ कंफर्टेबल फील करें। सेम की सेम चीज लिख रहे हैं अपन सब टैग में। H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 S7 में जस्ट आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि कोई एरर नहीं आने वाली, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं होने वाला, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो HTML में यही होने वाला है कि जब भी आप जो चीज नहीं है उसको भी यूज करोगे तब भी कोई एरर आपको नहीं आने वाली। ओके फाइन देन चलते अपन आगे। जस्ट इसके नीचे एरो करके लिख लेना जो आपने S7 लिखा ना, इसके नीचे एरो करके लिख लेना there will be no impact due to this, there will be no impact due to this tag, there will be no impact due to this tag। इस टैग की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। There will be no impact due to this tag। राइट, तो सबसे पहला और सबसे मेन चीज जो है यहाँ पे वो है आपकी हेडिंग और किस तरीके से इसको ध्यान में रखोगे आपके हर एक कंटेंट के ऊपर हेडिंग देनी है। और तो ये मुझे लगता है आपके लिए क्लियर है। ओके नाउ नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो हेडिंग आपने लिख ली, हेडिंग के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा एक्चुअली। जैसे अगर वापस एक बार साइट खोल के आपको बताओ तो देखो दो चीजें हैं। हेडिंग किसके ऊपर देते हैं अपन, यहाँ पे अगर वापस से साइट खोल के देखें अपन, इसकी डोमिनोज की जो साइट अपन ने थोड़ी देर पहले देखी थी, अगर यहाँ पे अपन देखें तो जैसे यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, हेडिंग दे रखा है, राइट। हेडिंग के नीचे क्या लिख रहा है, ये कंटेंट लिख रहा है। अब सवाल ये है हेडिंग कैसे लिखनी है, तो अपने को पता चल गया कैसे लिख सकते हैं अपन। हेडिंग टैग को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो आपको H1 करना है H6 करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। एंड देन अब जो नीचे कंटेंट दिख रहा है आपको, ये कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो जनरली कंटेंट लिखने के लिए जो टैग काम में आता है ना वो होता है पैराग्राफ टैग, राइट। ये सारे एक्चुअल में क्या जो आपको दिख रहे हैं क्या है, ये पैराग्राफ, राइट। तो पैराग्राफ लिखने के लिए जो टैग काम में आता है वो कौन सा टैग होता है, P,
राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक मेन हेडिंग डाली, दिस इज HTML, और अब इसके नीचे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज यहाँ पे मेरे को कुछ कंटेंट लिखना है, दिस इज HTML, सपोज लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या फिर आप इसको इस तरीके से करिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML, ये मेरी मेन हेडिंग है, अपन HTML पढ़ रहे। अब इसके नीचे मेरे को कंटेंट लिखना है, मैं कंटेंट कैसे लिखूंगा, उसके लिए p टैग, पैराग्राफ, p टैग ओपन, p टैग क्लोज। अब इसके अंदर जो भी लिखोगे ना वो आपका जब पैराग्राफ या कंटेंट की फॉर्म में आएगा, राइट। तो जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ लेट्स सी HTML इज वेरी इजी, राइट। तो सपोज मान लो मैंने ये लिखा, फाइन। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको चला के दिखा तो आपको देखो किस तरह की चीजें यहाँ पे आने वाली है। अगर अपन इसको वापस से रिफ्रेश करें इसको, तो यू विल सी यहाँ पे मेन आपकी हेडिंग आ रही है HTML, और उसके नीचे आपका कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है क्या, HTML इज वेरी इजी, राइट। तो ये आपका कंटेंट है। ये कंटेंट कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, राइट। तो जैसे सपोज करो, मान लो एक और कुछ लिखते हैं इसके अंदर, HTML इज वेरी इजी, राइट। लेट्स से मैं लिखता हूं इट इज मार्कअप लैंग्वेज, राइट, इट इज मार्कअप लैंग्वेज। तो आराम से देखना, यहाँ पे मैंने लिखा HTML इज वेरी इजी, और अगला मैंने लिखा इट इज मार्कअप लैंग्वेज। एक बार चला के देखते हैं इसको, यू विल सी HTML इज वेरी इजी, इट इज व्हाट, मार्कअप लैंग्वेज, राइट। तो ये दोनों चीजें आ गई, राइट। अब यहाँ पे सपोज एक चीज हमेशा देखना कि मान लो आपको ये इट इज मार्कअप लैंग्वेज नई लाइन में चाहिए, राइट। अभी तो क्या हो रहा है ना, HTML इज वेरी इजी भी एक ही लाइन में आ रहा है, इट इज मार्कअप लैंग्वेज उसी लाइन में आ रहा है। अगर आपको नई लाइन में चाहिए, अब जैसे मान लो कोई दूसरा कंटेंट है वो आपको नई लाइन में चाहिए, तो आप क्या करोगे, अब अगर कोई कंटेंट आपको नई लाइन में चाहिए ना, एक और पैराग्राफ आप यूज करो, एक और पैराग्राफ आप लिखो, एक और पैराग्राफ में यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इसके अंदर जो भी मान लो मेरे को लिखना है, जैसे in HTML we can give indication, in HTML we can give indication by using tags, right। समझ मान लो मैं ये लिखता हूँ, we can give indication by using tags। सो मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब देखो ये पहला पैराग्राफ है आपका, और ये कौन सा पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ, राइट। देखो यहाँ पे दो पैराग्राफ मैंने यूज किए। अगर आप इसको चला के देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो ये पहला पैराग्राफ आ रहा है, और ये आपका कौन सा पैराग्राफ आ रहा है, दूसरा पैराग्राफ। तो अगर आपको नई नई लाइन में चाहिए अगर, तो आपको पैराग्राफ चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं ना यहाँ पे जाके, तो यू विल सी कि अगर अपन इसको चलाए, अगर मैं इसका कोड दिखाऊं आपको, तो आपको पता चलेगा ये एक पैराग्राफ होगा, ये एक पैराग्राफ है। ये जो दूसरी लाइन आपको दिख रही है ना, ये आपका दूसरा पैराग्राफ है, और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये आपका तीसरा पैराग्राफ है, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कौन सा पैराग्राफ है, चौथा पैराग्राफ। टोटल जो ये कंटेंट आपको दिख रहा है इस हेडिंग के नीचे कितने पैराग्राफ यूज किए गए, 4 पैराग्राफ, राइट। तो अपन भी यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपको कंटेंट को अलग अलग चीजों के साथ में दिखाना है, तो ये इस तरीके से मान लो मल्टीपल अपन क्या क्रिएट कर सकते हैं, पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो। अभी अपने पास कितने पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ है। HTML इज वेरी इजी, इट इज मार्कअप लैंग्वेज पहले पैराग्राफ में लिखा अपन ने, और इन HTML वी कैन गिव इंडिकेशन बाय यूजिंग टैग्स, ये अपन ने कौन से पैराग्राफ में लिखा है, दूसरे पैराग्राफ में, राइट। तो पहला पैराग्राफ एंड देन दूसरा पैराग्राफ, राइट। तो मल्टीपल चीजों को अगर आपको इस तरीके से सेग्रीगेट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जैसे देखो अगर आप पढ़ोगे इसको, इस कंटेंट को, जब मैं थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, अगर आप इस कंटेंट को पढ़ोगे, देखो जैसे ये वाला, तो आराम से देखना, ये पहला इसने लिखा व्हाट्स बेटर देन हैविंग ए क्रिस्पी मेल्टी पिज़्ज़ा यू आस्क, राइट। और ये उसके बाद ये अलग लाइन थी तो इसने अलग पैराग्राफ में लिखा, फिर ये पूरा एक साथ इसको लिखना था तो एक पैराग्राफ में लिखा, फिर ये पूरा इसको एक साथ लिखना था तो इसको एक पैराग्राफ में लिखा, राइट। तो ये चीजें आपस में रिलेटेड है, ये पूरा टेक्स्ट आपस में रिलेटेड है, ये एक ही चीज की बात कर रहा है, इसीलिए इसको एक पैराग्राफ में लिखा। ये पूरा टेक्स्ट आपस में रिलेटेड है, ये एक ही चीज की बात कर रहा है, इसीलिए इसको किसमें लिखा, एक पैराग्राफ में। तो जनरली आप एक पैराग्राफ में कौन सा टेक्स्ट लिखोगे जो आपस में क्या हो, रिलेटेड, राइट। जो भी रिलेटेड नहीं है उसको फिर अपन किसमें लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में, एंड सो ऑन। एक बात का ध्यान रखना, HTML में जैसे आप ये पैराग्राफ चेंज करोगे ऑटोमेटिक क्या चेंज हो जाएगी, लाइन चेंज हो जाएगी। पैराग्राफ चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक क्या चेंज हो जाएगी, लाइन चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने ये लाइन चेंज की इस वजह से लाइन चेंज हो रही है, नहीं। जैसे सपोज करो मैं चाहता तो ये पूरा जो दूसरा पैराग्राफ टैग है, देखो ये पूरा जो दूसरा पैराग्राफ टैग है इसको पहले वाले के पीछे ही लिख देता हूं, उसी लाइन में। मैंने एक ही लाइन में दोनों पैराग्राफ लिख दिए, राइट। बट इसको चलाओगे फिर भी ये अलग अलग लाइन में आने वाला। तो इंडेंटेशन एक्चुअली पता है कहां से चलता है, वो टैग देख के चलता है। ऐसा नहीं है, देखो अभी भी चलाओगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने अलग अलग लाइन में लिखा था इसीलिए अलग अलग लाइन में आ गया, नहीं। अगर एक पैराग्राफ है तो वो अकेला आएगा,
अगला पैराग्राफ अलग आएगा, क्योंकि आपने दो पैराग्राफ क्यों बनाए, क्योंकि पहले वाला दूसरे वाला आपस में थोड़ा कम रिलेटेड है, तो इसका मतलब पहले वाला अलग आने वाला, दूसरे वाला क्या आने वाला है, अलग आने वाला। तो फिर यहाँ पे इंडेंटेशन हमेशा इस तरीके से चलेगा कि आप जितना अलग अलग लिखना चाहो उतने आप क्या क्रिएट कर सकते हो, पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे अपने पास यहाँ पे कितने पैराग्राफ थे, दो पैराग्राफ, राइट। एक चीज जैसे आप और नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे इसको देख के कि सपोज करो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि अपना पहला पैराग्राफ ये रहा और अपना दूसरा पैराग्राफ ये रहा, इन दोनों के बीच में जगह देखोगे तो बहुत ज्यादा है, स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। अगर यही आप डोमिनोज के साइट वाले की बात करते तो ये पहला पैराग्राफ ये दूसरा पैराग्राफ में भी आपको थोड़ी जगह कम दिखे, राइट। ये सारी चीजें आप एडजस्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें अगर आपको एडजस्ट करनी तो किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सीएसएस की। तो एचटीएमएल बाय डिफॉल्ट सारा कुछ सेट होता है, इसके बीच में इतनी जगह आएगी, इसके बीच में इतनी जगह आएगी। अगर आप उससे सेटिस्फाई हो तो ठीक है, आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हो। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप सीएसएस को यूज करके इन चीजों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इवन आप एक और चीज नोटिस करोगे, जैसे यहाँ पे अगर आप डोमिनोज के साइड पे जा रहे हो तो ये जो लेटर दिख रहे हैं ये थोड़ा अलग फॉन्ट में दिख रहा है, और अपने जो लेटर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो अलग फॉन्ट में दिख रहे हैं। एवरीथिंग यू कैन डू, ये अगर आपको फॉन्ट चेंज करने अगेन आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सीएसएस की, राइट। तो सीएसएस मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे कि सीएसएस जनरली क्या करता है ना, स्टाइल करने के काम आता है। इसीलिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब अगर आपको एचटीएमएल का जो बाय डिफॉल्ट है वो पसंद नहीं है, मान लो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट आ रहा पैराग्राफ का ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बाय डिफॉल्ट दो पैराग्राफ के बीच में जगह आ रही है ये आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको अपने तरफ से स्टाइल करना है, तो फिर आप किसके पास जा सकते हो, सीएसएस के पास। जैसे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे डोमिनोज के पास जाके देखोगे यहाँ पे हेडिंग जो है उसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है। आप जो भी हेडिंग दोगे उसका कलर हमेशा कैसा आने वाला है, ब्लैक। सपोज आपको ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो अगेन आप इस हेडिंग का कलर चेंज करना आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सीएसएस की। तो जो भी डिफॉल्ट चीजें आती है अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो सीएसएस लगा के उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दैट इज द मेन इंटेंशन। तो मुझे लगता है थोड़ा ये भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि सीएसएस की रिक्वायरमेंट क्या है, और अपन सीएसएस बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले अपन थोड़ा टैग और इसका आइडिया लेते हैं, राइट। तो पहले चलो जनरल लिखो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। किड्स राइटिंग पैराग्राफ, हाँ एचटीएमएल के थ्रू कलर चेंज नहीं होते, हो सकता है लेकिन उसमें भी आपको सीएसएस ही लगानी पड़ेगी। सीएसएस आप तीन तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो एचटीएमएल में, या तो इनबिल्ट सीएसएस लगा सकते हो या फिर आप अलग फाइल बना के सीएसएस लगा सकते हो। जब हम सीएसएस पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, राइट। अल्टीमेटली आपको जो भी प्रॉपर्टी है वो सीएसएस की लगानी पड़ेगी। ओके, जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए आप यहाँ पे हेड डालिए पैराग्राफ, हेड डालिए पैराग्राफ, उसके अंदर आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए पी टैग। राइट, पैराग्राफ के लिए आपका पी टैग काम में आएगा ऑब्वियसली, या टैग लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जैसे इसमें लिखोगे टैग ही। ओके, इसके अंदर लिखिए generally for writing the content, generally for writing the content, generally for writing the content we use, generally for writing the content we use paragraph tag, या we use p, right. Generally for writing the content we use p, it means paragraph. Generally for writing the content we use p, बट यहाँ पे आप चाहो तो इस एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन दिस, थोड़ा छोटा कर देता इसको, राइट। ओके, तो उसके बाद आपको कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोड आपको जनरली ड्राइव पे मिल जाएगा। अभी एक दो दिन आप कोड लिख लीजिए सो दैट थोड़ा आप टैग और इसके साथ फैमिलियर हो जाओगे। प्लस मैं आपको बता रहा हूँ एचटीएमएल और इसका कोड आप पहले दिन से आज से ही खुद से टाइप करके देखना स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ आपको इंस्टॉल या डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है नहीं इसके लिए। मैं एक बार आप ये लिख लीजिए, मैं वापस से बता देता हूँ आपको सेटअप, ताकि आप कर सके चीजों को। आप इसको इसी इंडेंटेशन पे लिखना, मैं थोड़ा आपको इधर कर देता ताकि आपको एक ही लाइन में दिख जाएगा ये, बाकी आप एक इसी तरह से लिख लेना, राइट। इंडेंटेशन वही रखना आप, मैं जस्ट इधर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको दिख जाएगा जो पीछे लिखा हो।
पीटेक ओपन हो रहा है, पीटेक क्लोज हो रहा है, राइट, कुछ है नहीं। देखो जैसा मैंने आपको बोला है, अब हम आज से ही HTML वाले जो भी चीजें हैं उनको आप चला के देखना स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको पता चले कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। फाइन, ओके। नाउ यहाँ पे क्या करने की रिक्वायरमेंट है आपको, जैसे मैंने आपको बोला, एक तो आपको क्या चाहिए, एडिटर चाहिए। एडिटर आप जो बेटर है आप VS कोड यूज करना, सो दैट आप समझ पाओगे, क्योंकि मैं इस पूरे सेशन में VS कोड यूज करने वाला हूँ। सारा कुछ सपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप VS कोड डाउनलोड कर सकते हो, राइट, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है तो बड़ा है नहीं, तो आपको मिल जाएगा, आप आराम से डाउनलोड कर लेना। कुछ डाउनलोड के इंस्ट्रक्शन भी, मतलब डाउनलोड के बाद जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके इंस्ट्रक्शन भी बहुत सिंपल है, जस्ट आप नेक्स्ट 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 करते जाओगे और आपका इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो VS कोड को। प्लस चलाने के लिए तो आपको कुछ करना नहीं है, डबल क्लिक करिए फाइल पे और डबल क्लिक करते ही ऑब्वियसली वो ब्राउजर में आपके ओपन हो जाएगी, राइट। तो वहां पे आप देख सकते हो जो भी आपका रिजल्ट है, राइट। अब एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे मैं एक बार वापस बता देता हूँ, जब भी VS को डाउनलोड करोगे ऊपर से फाइल सेक्शन में जाना, फाइल सेक्शन में जाके न्यू फाइल, और न्यू फाइल के बाद यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएगा, जस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे जैसे आप फाइल सेक्शन में जाओगे, आप न्यू फाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएगा सेलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ से फिर आप अभी HTML के साथ काम कर रहे हो तो क्या सेलेक्ट करोगे, HTML। अब बाद में जब CSS के साथ काम करेंगे आप यहाँ से CSS सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये सारे तरीके के ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करवा देगा। आप एक काम करना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक फोल्डर बनाना, राइट। और फोल्डर जनरली आप डेस्कटॉप पे या C ड्राइव में मत बनाना, अगर आप विंडो यूज कर रहे हो। मैक यूज कर रहे हो तो आप डेस्कटॉप पे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो C ड्राइव या डेस्कटॉप पे ऑब्वियसली आपको काम नहीं करना है। आप किसी अलग ड्राइव में, वेदर वो DE जो भी आपका पार्टीशन हो, वहां पे एक फोल्डर बनाना, और उसके बाद जितनी भी फाइल के साथ अपन काम कर रहे हैं हर एक फाइल आपके उस फोल्डर में होनी चाहिए, ताकि लास्ट में जितने भी प्रोजेक्ट या जितनी भी चीजें होगी सब कुछ आपको एक ही फोल्डर पे मिल जाएगी, राइट। कि हाँ, सारा कुछ ये स्टेप जो भी आपने फ्रंट एंड के रिगार्डिंग किया है सब कुछ उसी फोल्डर में। इवन मैंने पहले दिन बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये जस्ट एक फाइल डेस्कटॉप पे की, मैं ऑब्वियसली एक फोल्डर बना के अपन भी ऐसे ही काम करने वाला, राइट। सो दैट सारा कुछ एक्सेस वहीं पे रहेगा अगर आपको कभी कुछ भी देखना है, राइट। दूसरी चीज, जस्ट मैं C ड्राइव में या डेस्कटॉप पे बनाने का इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार सिक्योरिटी इशू होगा, वो फाइल आपको ओपन करने नहीं देगा, उस फाइल में कलर चेंज करने नहीं देगा, क्योंकि जस्ट सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ये इशू हो सकते हैं। तो फिर आपको अवॉइड करना है कि आप C ड्राइव में कुछ सेव करें या फिर आप डेस्कटॉप पे कुछ करें। आप बिल्कुल जो सेग्रीगेट आपकी ड्राइव है DE वो यूज करें, ज्यादा बेटर है, राइट। तो चलो फिलहाल के लिए अपन आज के सेशन को रोकते हैं यहीं पे रिगार्डिंग फ्रंट एंड। मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया किस तरह की चीज चलती है। कल अपन अभी HTML अपन ने स्टार्ट कर दिया, कल फुल फ्लेज चीजों के साथ जाएंगे, जहां पे लिस्ट कैसे बनाते हैं HTML में, क्या रिक्वायरमेंट है लिस्ट के, नॉल, ये सारी चीजें अपन कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। That's all for today's session then guys. We'll continue in the next session. Thank you so much.